हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का फिजिक्स का चैप्टर 3 का पार्ट 3। पार्ट 2 और पार्ट 1 मैंने पहले ही बना रखा है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, पार्ट 3 में पहला टॉपिक है अवकलन। अवकलन क्या है, इसे अवकलन कैसे लिखेंगे? अवकलन ऐसे लिखते हैं जैसे dx बटा dy लिखे हैं, तो इसमें होगा यक्स में परिवर्तन y के सापेक्ष। इसका मतलब होगा यक्स में अवकलन y के सापेक्ष, इसे ही अवकलन कहेंगे। अगर होता dy बटा dx मतलब y में परिवर्तन यक्स के सापेक्ष, y में अवकलन यक्स के सापेक्ष, मतलब जो ऊपर लिखा रहता है उसमें परिवर्तन, जो नीचे लिखा रहता है उसके सापेक्ष। ठीक इसी प्रकार जैसे dx बटा dt लिखा है तो यक्स में परिवर्तन t के सापेक्ष, तो यक्स मतलब विस्थापन, तो टी मतलब समय, तो स्थिति में परिवर्तन समय के सापेक्ष होगा तो उसे वेग, यक्स मतलब स्थिति, स्थिति में परिवर्तन समय के सापेक्ष होगा तो उसे वेग कहेंगे। वैसे dv बटा dt अगर वेग में परिवर्तन समय के सापेक्ष होगा तो उसे त्वरण कहेंगे। अब इसका फार्मूला होगा, जैसे मान लीजिए दिया है आपको y बराबर x की पावर n और कहा है कि dy बटा dx निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे? डी आई बटा डी एक्स लिखेंगे, उसके बाद वाई की जगह एक्स का मान रखेंगे डी एक्स पे, और एन अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एन, मतलब ये जो घात है वो ठीक सामने आ जाएगा और एक्स की घात एन माइनस वन, ऐसे इस प्रारूप में उसका हल हो जाएगा। वैसे ही अगर आपको उदाहरण में दिया है कि y बराबर एक्स की पावर 4, तो वाई डी वाई बटा डी एक्स का मान पूछा है, तो उसके बाद अगर डी वाई बटा डी एक्स का पूछा है तो डी एक्स की पावर 4 अपान डी एक्स, एक्स तो 4 बाहर आ जाएगा, तो 4x की पावर 4 माइनस 1 n माइनस 1 होता है। देखिए यहाँ फार्मूला से ठीक वैसे रख देंगे तो 4x क्यूब आ जाएगा इसका आंसर। ठीक उसी प्रकार अगर ये y बराबर एक्स की पावर माइनस 3 दिया है, डी वाई बटा डी एक्स पूछा है, तो डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू वाई की जगह x का मान रखेंगे डी एक्स की पावर माइनस 3 बटा डी एक्स, तो माइनस 3 बाहर आ जाएगा, घात बाहर आ जाती है और घात में एक घटा के उसका मान रख देते हैं, तो 3x होगा यहाँ, x की पावर माइनस 3 माइनस 1 हो जाएगा, तो 3x की पावर माइनस 4 हो जाएगा। अब अगला है, अगर पूछा है y बराबर 2x² दिया है, डी वाई बटा डी एक्स मान पूछा था, डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू वाई की जगह x का मान रख देंगे। अब ये दो क्या होगा? दो एक नियत संख्या है, एक नियत संख्या है, तो जब भी कोई नियत संख्या है तो उसको जो कहते हैं उठा के बाहर रख देते हैं, जब भी कोई नियत संख्या है। और बचा x², तो x² का पहले जैसे कर देंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, घात में से एक घटा के लिख देंगे तो ये गुणा हो जाएगा, बाहर आके तो 2 दूना के 4x जाती है 4x हो जाएगा। अब अगला है y बराबर x² प्लस x³, तो अब इस y की जगह x का मान रख देंगे हम जो भी दिया है, उससे क्या करेंगे, ये x² प्लस x³ होगा तो इसको 2 भागों में तोड़ देंगे, तो dx² बटा dx प्लस dx³ बटा dx होगा। अब इसका मान अगर निकालेंगे अलग अलग तो इसका ये जो 2 घात है वो आगे चला जाएगा और घात में से एक घटा के लिख देंगे तो ये 2x आएगा, और ठीक वैसे ही यहाँ करेंगे तो 3x² आएगा। अगर y बराबर अंडर रूट एक्स दिया हो तब, अगर y बराबर अंडर दिया हो तो d अंडर रूट एक्स अपॉन डी एक्स लिखेंगे, उसके बाद d की अंडर रूट का मान होता है 1/2 पावर 1/2, डी की घाते डी की घाते 1/2 लिख देंगे बटा डी एक्स लिख देंगे, तो 1/2 घात जो का तो बाहर आ जाता है तो घात को बाहर ला देंगे और घात में से एक घटा के लिख देंगे। अब ऐसे ही अगर 1/2 माइनस 1 कर देंगे तो 1/2 बराबर यक्स की घाते माइनस 1/2 हो जाएगा जब घटाएंगे तो। अब जब माइनस 1/2 है तो इसको 1/2 इंटू 1/यक्स की घाते 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि जब नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब यक्स की घाते यहाँ 1/2 है तो इसको 1/2x 2 अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि 1/2 का मान तो कड़ी में ही होता है। तो ये था अवकलन। अब है समाकलन। क्या होगा? समाकलन होता है जैसे ये पूरी रेखा है यक्स और इतना छोटा सा भाग है डी एक्स, तो अब कोई पूछे इस डी एक्स का समाकलन क्या होगा, तो इस डी एक्स का समाकलन यक्स होगा, मतलब जोड़ना। समाकलन का मतलब एक तरीके से जोड़ना होता है,
इस पूरे dx का समाकलन इस पूरे x के भाग है तो इसका x होगा। जैसे इस समाकलन का चिन्ह ये होता है, ये होता है समाकलन का चिन्ह। तो अब dx बराबर x, क्योंकि अब यहाँ दिया है कि समाकलन dx, मतलब dx समाकलन क्या होगा x। ठीक इसी प्रकार से अगर दिया हो dy का समाकलन तो dy का समाकलन y होगा। ऐसे दिया हो dz का समाकलन, dz का समाकलन z होगा। अगर कोई वृत्त दिया हो, उसका छोटा सा भाग दिया हो dx दिया हो, अगर ये रेखा रहती तो उसका पूरा रेखा का मान होता, लेकिन ये तो वृत्त की परिधि है। तो परिधि अगर dx का समाकलन निकाला जाए तो वृत्त की परिधि निकलेगी। तो परिधि क्या होती है वृत्त की? 2πr निकलेगा समाकलन। अगर सूत्र इसका भी देखा जाए तो क्या होगा? y बराबर x की पावर n है। कहा है कि इंटीग्रेशन समाकलन I से दर्शाएंगे। इंटीग्रेशन निकालिए डेल्टा, इंटीग्रेशन निकालिए समाकलन y dx का निकालिए समाकलन। तो y की जगह रख देंगे x का मान, समाकलन x की पावर n dx। अब इसको क्या करते हैं कि ये जो x की पावर n है तो x की पावर n+1 को ऊपर लिख देते हैं, और जो n+1 होता है उसको नीचे लिख देते हैं। मतलब x की पावर n+1 ऊपर चला जाता है और केवल n+1 को उठा के नीचे लिख देते हैं। तो ये हो जाता है फार्मूला इसका, x n+1 अपान n+1। अब समाकलन में दो प्रकार के होते हैं, जैसे अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन क्या होता है? y बराबर अगर x स्क्वायर दिया है, कहा इसका इंटीग्रेशन निकालिए, समाकलन y dx का निकालिए। समाकलन करते समय ठीक इसमें कुछ अंतर नहीं आता है, ठीक x स्क्वायर dx लिख देंगे और x की घाते 1 जोड़ के बटा n+1 कर देंगे। ठीक वैसे x स्क्वायर 2+1 अपान 2+1 कर देंगे तो इसका मान निकल जाएगा x³ बटा अपान 3। वैसे y स्क्वायर x की घाते -4 है अगर, तो इसका अगर समाकलन निकालने को दिया गया है तो -4 को रख देंगे, x की पावर यहाँ x की पावर -4 रख देंगे तो x की पावर -4 + 1 होगा और नीचे केवल -4 + 1 होगा। इसका मान आ जाएगा x की पावर -3 अपान -3। अगर दिया हो केवल y बराबर 2, तो वहाँ अवकलन में अगर 2 दिया रहता तो ठीक वो सीधे बाहर आ जाता, क्योंकि उसका तो अवकलन निकलता नहीं है नियत संख्या का। लेकिन यहाँ समाकलन में अलग चीज़ होगी। समाकलन में क्या होगा? अगर समाकलन निकालें तो 2 dx का समाकलन निकालेंगे तो 2 तो बाहर आ जाएगा, 2 तो इसमें भी नियत है तो बाहर आ गया, लेकिन अंदर तो dx है अभी। तो dx का समाकलन हमने पहले ही पढ़ चुका है, क्या होता है x, तो 2x हो जाएगा। अगर y बराबर 2 + x³ दिया है तो इसका समाकलन निकालने को कहा है तो 2 + x³ रख देंगे। ठीक वैसे ही अब इसको दो खंडों बांट देंगे, समाकलन 2 dx और समाकलन x³ dx। अब 2 dx का ठीक पहले हम लोग निकाल चुके हैं, 2x आएगा, और अगर x³ है तो x की पावर 3 + 1 हो जाएगा बटा 3 + 1 हो जाएगा, तो x की पावर 4 बटा 4 आ जाएगा। इसको हल करेंगे 8x + x की पावर 4 आ जाएगा। अब अगला है निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन में कुछ अंतर आ जाता है, ये अंतर आ जाता है इसी समाकलन का चिन्ह है, इसके नीचे लिमिट और ऊपर लिमिट लग जाती है। नीचे वाले को लोअर लिमिट कहते हैं, ऊपर वाले को अपर लिमिट कहते हैं। अब लिमिट लग गई तो क्या होगा? कहा गया कि इसका y बराबर x स्क्वायर है और इंटीग्रेशन निकालिए y dx का जिसकी लिमिट 1 से 2 है। अब अगर इसका निकालेंगे तो क्या होगा? ठीक भूल जाइए कि लिमिट भी लगा है, और ठीक वैसे ही जैसे पहले निकालते थे वैसे निकालिए। तो x की पावर 2 + 1 लिख दिए। अब इसके बगल में 2 लाइनें खींच दीजिए, 2 लाइनें खींच दिए। अब जो यहाँ लिमिट है उसी को इस ओर लिख दीजिए, 1 2 ऐसे लिमिट लिख दी। अब क्या करेंगे कि अब इसको हल करेंगे, x³ अपान 3 आ गया, लिमिट को ऐसे लिख दिए, बगल में 2 डंडी खींच के। अब क्या करेंगे कि जैसे x की पावर बारी बारी जो लिमिट है उसको लिख के बीच में माइनस का चिन्ह लगा देंगे। जैसे पहली लिमिट यहाँ ऊपर 2 है तो x की जगह 2 लिख देंगे, तो x की जगह 2 लिख दिए। और दूसरी लिमिट 1 है तो x की जगह 1 लिख देंगे, 1 लिख दिए, और बीच में माइनस का चिन्ह लगा देंगे। वैसे ही तब यहाँ 8/3 - 1/3 हो जाएगा, और क्या निकल आया? 7/3। तो ये उसका समाकलन निकल आएगा लिमिट का। अब y बराबर x की पावर 4 रहेगा तो इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो लिमिट यहाँ क्या दिया है? 0 से 2 तक,
अब 0 से 2 तक जब लिमिट निकालेंगे तो एक्स की पावर 4 dx हो जाएगा। ठीक वैसे हल कर देंगे तो एक्स की पावर 4 + 1 अपान 4 + 1 हो जाएगा, तो एक्स की पावर 5/5 हो जाएगा। अब बगल में 0 से 2 तक लिमिट लिख देंगे। अब बारी बारी यक्स की जगह लिमिटों का मान रखेंगे, तो यहाँ 2 रख देंगे एक्स की जगह, माइनस लगा के 0 रख देंगे एक्स की जगह। अब ये आ जाएगा 32/5 - 0, तो -0 कोई मतलब नहीं, इंटीग्रेशन निकल आएगा 32/5। ये हो गया निश्चित समाकलन। अब कलन विधि द्वारा समीकरणों को व्युत्पन्न करना। अब इससे भी गति के समीकरणों को हम व्युत्पन्न करते हैं, देखें कैसे करते हैं। हम जानते हैं कि a/dv/dt होता है, क्योंकि वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन, चाहे वेग में परिवर्तन समय के सापेक्ष त्वरण ही होता है। अब dt को हम इधर भेज दें तो क्या होगा, a dt = dv हो गया इतना। अब दोनों ओर उचित सीमाओं में समाकलन कर देने पर, मतलब उचित सीमा उसी की लेंगे जो डी के साथ में होगा, सीमा उसकी लेंगे हम। देखिए क्या होता है, यहाँ समाकलन का चिन्ह लगा दिए। अब यहाँ समाकलन, अब सीमा कैसे लिखेंगे, अब सीमा कैसे लिखेंगे, जो डी के साथ होगा उसका हम सीमा लिखेंगे। यहाँ डी के साथ टी है, तो टी की सीमा क्या है उस समीकरण में, टी 0 से टी तक जाता है, मतलब टी मतलब समय की सीमा क्या है, समय 0 से टी तक जा रहा है, तो इसकी सीमा हो गई 0 से टी तक। अब यहाँ डी के साथ v है, तो v कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, v u से v तक जा रहा है, v u से v तक जा रहा है, तो इसकी सीमा हो गई u से v तक। अब ठीक वैसे चीज़ें पहले करते हैं वैसे कर देंगे। a यहाँ पे कांस्टेंट है, a बाहर चला आएगा, ठीक वैसे ही लिख देंगे। क्या करेंगे, dt का समाकलन t, हम लोग पहले पढ़ चुके, जैसे dx का समाकलन x, वैसे dt का समाकलन t। अब यहाँ 0 से t तक लिमिट लिख दिया, dv का समाकलन v, u से v तक लिमिट रख दिए। अब बारी बारी इसका मान रख देंगे। एक कोष्ठ में t की जगह t रख दिए तो t आया, t की जगह 0 रख दिए तो 0 आया। अब यहाँ पे v की जगह v रख दिए, अब माइनस v की जगह u रख दिए, तो -v - u आ गया। अब क्या करेंगे, at आ गया, -0 तो कोई मतलब नहीं, i = v - u आ गया। अब इसको रीअरेंज कर देंगे, v = u + at आ गया, तो ये गति का प्रथम समीकरण हो गया। अब हम जानते हैं, अब गति का दूसरा समीकरण भी उत्पन्न करते हैं, तो हम जानते हैं v = dx/dt होता है, क्योंकि स्थिति में परिवर्तन समय के सापेक्ष वेग होता है। अब dt को उधर भेज देते हैं, तो v dt = dx हो गया। अब समीकरण एक से हम dx को इधर ले आते हैं, dx इधर आ गया, और v का मान हम रख देते हैं समीकरण एक से, तो v का मान क्या है, u + at रख दिए, यहाँ dt के जैसे के तैसा रख दिए। अब क्या हो गया, ये dx = u dt + at dt, गुणा कर देंगे, सिंपल है। अब दोनों और उचित सीमाओं में समाकलन कर देते हैं, फिर वही मेथड आएगा, यहाँ समाकलन का चिन्ह लगा, समाकलन का चिन्ह लगा, समाकलन का चिन्ह। अब सीमा उसी की लेते हैं जो डी के साथ रहता है, डी के साथ यक्स है, तो यक्स की सीमा क्या होगी, यक्स प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति, मतलब यक्स इनिशियल से यक्स फाइनल, तो यक्स इनिशियल से यक्स फाइनल सीमा हो गई इसकी। अब u यहाँ नियत है, तो u को बाहर ले जाएंगे, और d के साथ t है, तो t की सीमा लेंगे, तो t की सीमा क्या है, 0 से t तक। वैसे यहाँ a नियत है, तो a को बाहर ले जाएंगे, और d के साथ t है, तो t की सीमा 0 से t तक। अब ऐसे ही लाइन खींच के x dx का समाकलन x करके x लिमिट लिख देंगे, और u dt का समाकलन t करके 0 से t तक लिमिट लिख देंगे, और ये तो बाहर है। अब यहाँ पे क्या है, ये t dt है, ये कुछ x dx के जैसे लग रहा है, तो x dx को अगर हमको हल करना हो तो कैसे हल करते हैं, x की पावर 1 + 1 अपान 1 + 1, x की पावर n + 1 अपान n + 1 कर देते हैं। ठीक वैसे ही इसको भी हल करेंगे, तो t की पावर 1 + 1 अपान 1 + 1, तो t की पावर 2 अपान 2। अब सीमा जैसे कि है वैसे रख देंगे 0 से t तक। क्या करेंगे, ये यक्स की जगह यक्स एफ लिखेंगे, या माइनस यक्स की जगह यक्स आई लिखेंगे। अब फिर क्या करेंगे, यू टी की जगह टी लिखेंगे, माइनस टी की जगह 0 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, a लिख दिए हैं, और t² है, तो जब t² है, तो जब t² मतलब यहाँ t की जगह हम t रखेंगे तो t² / 2 ही आएगा, और जब t की जगह 0 रखेंगे तो 0² / 2 ही आएगा।
अब इसको जब आगे हल करेंगे तो यक्स ऑफ यक्स आई ये दूरियां हैं, दूरियों में परिवर्तन, तो इसको एस लिख सकते हैं और यहाँ यू टी हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा ए टी स्क्वायर अपॉन 2। अब इसको रीअरेंज कर देंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकल के आ जाएगा। यही होगा गति का द्वितीय समीकरण। ये हो गया गति का द्वितीय समीकरण। अब हम तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू डी वी अपन डी टी, ये तो सब लोग जानते ही हैं, वेग में परिवर्तन समय के सापेक्ष त्वरण होता है। अब क्या करेंगे, आर एच एस में डी एक्स से गुणा तथा डी एक्स से भाग करने पर, आर एच एस में डी एक्स से गुणा तथा डी एक्स से भाग कर देंगे, कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। चलिए डी एक्स से गुणा डी एक्स से भाग करती है। अब क्या होगा, मान लीजिए कि यहाँ इस डी टी को हम इधर कर दें या डी एक्स को इधर कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही कर दिए डी वी अपन डी एक्स इंटू डी एक्स अपन डी टी। तो डी एक्स अपन डी टी को क्या लिख सकते हैं, वी, स्थिति में परिवर्तन समय के सापेक्ष वी हो जाएगा ये। तो अब इसको हम वी लिख दिए और यहाँ क्या है डी वी अपन डी एक्स, ये है पहले से। अब डी एक्स को उधर भेज दिए, ए डी एक्स इज इक्वल टू वी डी वी हो गया। अब दोनों ओर उचित सीमाओं में समाकलन कर देंगे तो क्या होगा, डी के साथ जो है उसी का समाकलन करते हैं। तो डी के साथ एक्स है तो एक्स की सीमा लिख देंगे हम एक्स आई से एक्स एफ, डी के साथ वी है तो वी की सीमा लिख देंगे हम यू से वी तक। अब ए और वी नियत है नहीं, बस ए नियत है, वी कहाँ नियत है, ए नियत है, तो ए को हम बाहर लिख देंगे। अब एक्स को दो डंडी लगा के अब उसकी सीमाएं लिख देंगे जैसे करते थे। जिसे वहाँ टी डी टी था वैसे यहाँ वी डी वी है, एक्स डी एक्स जैसा ये भी बात है। तो यहाँ एक्स की पावर n प्लस वन बटा n प्लस वन, वैसे ही वी की पावर 1 प्लस वन अपान 1 प्लस वन, तो वी स्क्वायर अपान 2 हो जाएगा। और इसकी सीमा लिख देंगे u और v, u और v इसकी सीमा हो गई। अब ये यहाँ क्या होगा, x a बाहर है, एक्स ऑफ माइनस एक्स आई, क्योंकि एक्स ऑफ लिखेंगे माइनस लगा के एक्स आई लिख देंगे। ठीक है, वैसे ही v की जगह v लिखेंगे तो वी स्क्वायर अपान 2 हुआ, माइनस v की जगह u लिखेंगे तो u स्क्वायर अपान 2 हुआ। क्या करेंगे, ये एक्स एफ एक्स आई ये दूरियां हैं तो इसको a एस लिख देंगे और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का लॉसल लिए तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान 2 आ गया। तो क्या करेंगे, 2 को इधर भेजेंगे तो 2as हो जाएगा और फिर u स्क्वायर इधर भेज देंगे तो प्लस यू स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बात निकल के आएगी यू वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यही निकल के आ गया गति का तृतीय समीकरण। तो यही था गति का तृतीय समीकरण, हमने तीनों समीकरणों को डिराइव कर लिया। तो यहाँ से हम लोग अवकलन, फिर समाकलन, निश्चित समाकलन में पढ़ा, फिर गति के प्रथम समीकरण को व्युत्पन्न किया, द्वितीय समीकरण को व्युत्पन्न किया, फिर तृतीय समीकरण को व्युत्पन्न किया था। तो यही था दोस्तों मेरे आज के नोट्स। तो दोस्तों अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर वीडियो ये आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर अपने दोस्तों में कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आगे भी और भी इसी तरह वीडियो लाते रहूँगा। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।